आज की क्लास में चैप्टर 4 दैट इज एनिमल किंगडम को ही आगे कंटिन्यू कराते हुए मैं आपको फाइलम सिलेंट्राटा या निडारिया एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अब सबसे पहले निडारियंस को समझने के लिए जो बेसिक यहाँ पे पॉइंट है ना, आपको ये याद रखना जरूरी है कि अगर हम निडारियंस को देखते हैं, ठीक है, तो निडारियंस की पहचान क्या है कि ये आपको जो ऊपर ये दिख रहा है ये टेंटिकल्स हैं, ये टेंटिकल्स कैरी करते हैं। दूसरी बात ये है, बोलचाल की भाषा में या ऐसे भी नॉर्मली साधारण तौर पे आपने किसी को ऐसा बोलते हुए नहीं सुना होगा कि मैं मतलब किसी रिवर के पास गया, नदी तालाब नाले के पास गया तो मुझे एक सिलेंट्रेटा मिल गया, या मुझे एक निटेरिया मिल गया, या मुझे एक फिजेरिया मिल गया। कभी आपने किसी को बोलते हुए नहीं सुना होगा, ठीक है, नहीं बोलते हुए सुना होगा। अब ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर एक बेसिक पॉइंट याद हो जाए कि अगर कोई आपसे आज के बाद से पूछता है कि सिलेंट्रेट्स का या निडारियंस का हैबिटेट कैसा होगा, तो मेरीन होगा। कैसा होगा इनका हैबिटेट? मेरीन होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो निडारियंस है ना, तो निडारियंस के पास ये जो टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, तो इन टेंटिकल्स की क्या खासियत है कि ये जो टेंटिकल्स है ये अपने पास एक स्टिंगिंग कैप्सूल कैरी करते हैं, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बुक में ना ये एक डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो उसमें जो एक सेल होता है उसको हम या तो नीडोब्लास्ट बोलते हैं या नीडोसाइट बोलते हैं। अब ये मुझे अचानक से बताने की क्या जरूरत पड़ी, तो उसका रीजन ये है कि इसमें जो नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट पाया जाता है, जिसकी वजह से हमने इसका नाम निडारिया रख दिया, ठीक है। तो जिसके पास क्या होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल जो है वो प्रेजेंट होता है। ये बहुत स्मार्ट वर्क करता है। आपको जो यहाँ पे नीडोब्लास्ट नजर आ रहा है ना, उसका एक और मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगी आगे जाके कि वो काम कैसे करता है, ठीक है। फिर सबसे पहला पॉइंट, जब किसी का भी लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, हैबिटेट लिखते हैं, है ना। तो ये कैसा है ये, अब मैरीन है तो एक्वेटिक तो होगा ही होगा ना, लैंड सरफेस पे तो कभी भी आपको पाया नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कहीं भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि मैं आपको बोलूंगी कि ये सिलेंट्रेटा है या निडारिया है, ठीक है। तो ये सिलेंट्रेटा और निडारिया जो है इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर चिपक के या एक्सटर्नली या इंटरनली अपना जो नरिशमेंट है वो डिराइव करेगा, नेवर। बोलने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे ये फ्री स्विमिंग बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे। अब होता ऐसा है कि पूरा का पूरा टॉपिक ओवर हो जाता है, फिर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग बोलने का मतलब ये है कि ये अकेला भी अगर वाटर सरफेस में मूव कर रहा है किसी सरफेस के ऊपर, जैसे पॉरीफेरा को फ्री स्विमिंग लिख सकते हैं क्या हम लोग, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैम वो पॉरीफेरा तो सिखाया। फिक्स रहता है पॉइंट। हाँ, तो उसमें क्या था, उसको एक सबस्ट्रेटम की जरूरत थी अटैच होने के लिए, तो उसको हमने नहीं बोला फ्री स्विमिंग। तो यहाँ पे ये क्या है, फ्री स्विमिंग फॉर्म में भी पाया जा सकता है। फिर यहाँ पे एक और दूसरा टर्म आपको लिखा हुआ है, सेसाइल और फ्री स्विमिंग, मतलब अगर ये अटैच नहीं है, तो अगर ये मूव कर रहा है तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये फिक्स्ड भी हो सकता है और फ्री स्विमिंग भी हो सकता है। तो जैसे कैसे हम लोग बहुत ज्यादा पैसिव फॉर्म में हुआ, कहीं पे थोड़ी देर के लिए स्टिक होके बैठा हुआ है, तो सेसाइल भी रह सकता है और फ्री स्विमिंग भी रह सकता है। मतलब ये पॉलीफेरा की तरह कॉपीराइटेड पैदा नहीं हुआ कि वो यहाँ पे अब स्टिक हो गया एक जगह पे, तो एक ही जगह पे स्टिक होके बैठा रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको इसमें नजर आ रहा है सिमेट्री कैसी दिख रही है आपको, रेडियल। और पूरे एनिमल किंगडम के बारे में मैंने जो आपको सीरीज दिखा रखा है डे 1 से, उस सीरीज के अकॉर्डिंग मैंने आपको कौन सी बात सिखा रखी है कि इस पूरे एनिमल किंगडम में काफी कम ऐसी कैटेगरीज या फाइला हैं जिनके पास रेडियल सिमेट्री होता है। तो सीरीज में एक आपके पास क्या है, यहाँ पे ये निडारिया और सिलेंट्रेटा भी है जिसके पास रेडियल सिमेट्री है। तो पहला पॉइंट, हैबिटेट मैरीन, विद इन ब्रैकेट एक्वेटिक डाल देंगे, ये बच्चे को पता है कि मैरीन बोलने का मतलब एक्वेटिक ही है वो, ठीक है। देन उसके बाद सेसाइल भी हो सकता है, फ्री स्विमिंग भी हो सकता है, ये हैबिटेट के अंदर ही आएगा। व्हाट विल बी द सिमेट्री,
रेडियली सिमेट्रिकल या रेडियल लिख के रहने दीजिए, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। फिर यहाँ पे आखिर निडारिया, इनका नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, निडारिया ही क्यों बोलते हैं हम लोग? निडारिया इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि इसके पास एक नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट जो है वो प्रेजेंट होता है। अब नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट प्रेजेंट होता है फिलेंट्रेटा के पास। दूसरी चीज, जैसे मैं आपको पॉरीफेरा पढ़ा रही थी ना, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि जैसे आपने कुछ टर्म सुने, आपने कौन कौन सा टर्म सुना वहां पे? क्वेनोसाइट, कॉलर सेल, ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम, स्पॉन्जोसीट, ये वर्ड्स जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था, ये हम वापस किसी भी और फाइलम में रिपीट करने वाले नहीं हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये जो नीडोब्लास्ट का यहाँ पे जो रोल है, इसका जो काम है, इसका जो वर्क है, इसका जो फंक्शन है, ये सारी चीजें हम लोग किसी भी और अदर फाइला में नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तो एक इसको भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि ऐसा जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, ये सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? वन एंड ओनली आपको सिलेंट्रेटा या निडेरिया में ही देखने को मिल रहा है। अब देखिए, मैं आपको इसका एक समझा दूंगी तो ऑटोमेटिकली आप इसके सारे फंक्शन जो है वो लिख लेंगे। रटने की तो खैर जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पॉडी फिर आपने पढ़ के देख लिया होगा कि रटना कुछ भी नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। एग्जाम्पल्स नो डाउट इसके थोड़े से आपको सुनने में ऑकवर्ड जरूर लगेगा, लेकिन आसान एग्जाम्पल है, इसलिए आसान बोल रही हूँ कि देखते के साथ याद हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं अब यहाँ पे नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट के बारे में। ये क्या है? ये एक निडारिया है, ठीक है। जब कभी रफ में निडारिया ड्रॉ करना होता है बच्चों को, तो आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी इसी तरीके से इसका टेंटिकल जो है यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्या करना है हमें? आपको फिर क्या करना है कि इसके इतने से पार्ट को जूम करके देखना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जूम करके देखेंगे। ये क्या है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? दीज आर टेंटिकल्स। तो जब इस पोर्शन को और जब इस पार्ट को आप ऐसे जूम करके देखेंगे, तो ये जो यहाँ पे आपको जूम वर्जन दिख रहा है, ठीक है, और ये जो आपको यहाँ पे जूम वर्जन दिखा, तो इसमें क्या खासियत है कि जगह जगह पे उसके अंदर ये शेप का एक स्पेशल सेल प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग नीडोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग नीडोसाइट कहते हैं, ठीक है। अब ये नीडोसाइट जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इस नीडोसाइट को वापस हम इसको भी जूम करके देखते हैं कि भाई इसका क्या ड्रामा चल रहा है। तो ये इतना स्मार्ट वर्क करता है, इसके अंदर में इसने देखिए कितना सुपर कॉइल करके थ्रेड जो है अपने पास इसमें रखा हुआ है। अब हम लोग काम क्या लिखने वाले हैं? हम लोग इसको फीडिंग के लिए भी लिखने वाले हैं, एंकरेज भी लिखने वाले हैं, डिफेंस भी लिखने वाले हैं। बोलने का ये मतलब है कि ये क्या करेगा, खुद की फीडिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल करता है। और अगर ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, अगर हम ऐसा सपोज करते हैं कि ये कोई प्रे है, ठीक है, मतलब कोई शिकार है, और ये अगर यहाँ पे शिकारी के रोल में हुआ, कौन? जो निडेरिया है वो, तो होगा ये कि ये अपने इस थ्रेड को अचानक से झटके से निकालेगा और उस प्रे को चारों तरफ से यहाँ पे क्या करेगा, रैप करेगा। रैप करके ये क्या कर लेगा, उसको कैप्चर कर लेगा, पहली बात। अब दूसरी बात ये हो गया आपको, तो जब आप इसका फंक्शन देखेंगे तो आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा कि ये क्या करेगा, या नीडोब्लास्ट जो है ये किस चीज में इस निडारिया को हेल्प करता है। तो एंकरेज मतलब समझते हैं, पकड़ होता है। एंकरेज मतलब क्या होता है? पकड़ होता है, मतलब कहीं पे स्टिक करने में भी ये मदद करेगा, हेल्प करेगा। डिफेंस, जैसे ये और क्या, जैसे ये कैप्चर और प्रे अभी कर रहा था ना, ठीक उसी तरीके से अगर इसको बाहर से किसी चीज से कोई खतरा महसूस होता है, कभी ऐसा लगता है कि ये मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, तभी ये खुद को क्या करता है, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट की हेल्प से बचाता है, ठीक है। लेकिन
क्योंकि हम पॉरीफेरा के बाद यहाँ पे निडारिया पढ़ रहे हैं, तो अपना कॉमन सेंस लगाएंगे कि निडारिया जो है इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। कोई दिक्कत? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा इसका? टिश्यू लेवल ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। लेवल। हाँ, पिछले वाले का क्या था? वन एंड ओनली एक ही फाइल है आपके पास, पॉरीफेरा, सेलुलर लेवल। जिसके पास क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके पास कैसा होगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ये जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो जब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था तो वहां तो बात और स्टोरी वही ओवर हो गई थी। अब उसके बारे में हम लोग क्या बात करते, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेकिन हाँ, यहाँ से लेके इस सिलेंट्राटा से लेके जब तक ये चैप्टर ओवर नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, सब में बोलेंगे कि ये डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, या तो कोई डिप्लोब्लास्टिक होगा या कोई ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, कोई भी दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपको निडारिया यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। याद रहेगा सबको, क्या है ये? डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। इसके पास भी, अगर हम पॉरीफेरा के बारे में बात करते हैं, तो इसके पास भी एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है, और इसके पास भी क्या है? सिंगल ओपनिंग ही वहां पे देखने को मिलता है। अब एक और वर्ड है यहाँ पे, हाइपोस्टोम। ये आपको जगह जगह पे सुनने को मिलेगा, तो मैं आपको समझा देती हूँ अभी, क्योंकि इसके पास सिंगल ओपनिंग है। जिस जिस ऑर्गेनिज्म में सिंगल ओपनिंग सुनने को मिलेगी, वहां पे आपको सिर्फ हाइपोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम, दो वर्ड्स लिखें, क्योंकि एक ही ओपनिंग है तो हम लोग सिर्फ हाइपोस्टोम बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपकी बॉडी में माउथ कहाँ है, डोर्सल साइड में कि वेंट्रल साइड में? आपकी बॉडी में माउथ कहाँ है? डोर्सल है या वेंट्रल वेंट्रल? साइड, फ्रंट। वेंट्रल। ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है कि वेंट्रल साइड है। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे भले ही कैसे प्रेजेंट है, लो लेवल का है, मानते हैं बहुत बैकवर्ड कैटेगरी को बिलोंग करता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो ऑर्गेनिज्म है, तो जो ये सिंगल ओपनिंग यहाँ पे कैरी कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव तो है माउथ का ना, माउथ का रिप्रेजेंटेटिव तो है। तो हम, या आप अपनी बॉडी में तो बड़े आसानी से बोल रहे हैं कि वेंट्रल साइड है, डोर्सल साइड है, एंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड है, इसको क्या बोलेंगे? तो इस पोजीशन को हाइपोस्टोम का नाम दिया गया। हाइपोस्टोम निडारिया के लिए ही सिर्फ कॉपीराइटेड वर्ड नहीं है। तो जिसकी वजह से अब जिस जिस ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल ओपनिंग होगी, तो वहां पे आप क्या सुनेंगे? हाइपोस्टोम टर्म का नाम सुनेंगे, ठीक है। तो माउथ कहाँ है? हाइपोस्टोम। फिर सवाल ये उठेगा कि अगर आप अपनी बॉडी के बारे में क्वेश्चन पूछे, फिर हम अपनी बॉडी में क्या बोलेंगे? तो आपकी बॉडी में माउथ बोला जाएगा हाइपोस्टोम पे, और एनस बोला जाएगा ड्यूटेरोस्टोम पे। समझ आया? आगे और जैसे जैसे आएगा आपको बात समझ आती चली जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि इसमें माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइपोस्टोम पे प्रेजेंट होता है, ठीक। अब ये थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो नहीं, पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ क्या था, वहां पे डाइजेशन था। यहाँ पे जो इसका डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर भी है। क्या बोलने का मतलब है? सेल सेल अंदर खुद भी करेंगे, और सेल की, क्योंकि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया ना इसके पास, जिसकी वजह से ये इंट्रा सेलुलर भी डाइजेशन करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी करेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे दिखाती हूँ, इससे पहले कि आप कुछ याद करें या रटें। कई बार ऐसा होगा कि आपने डिस्कवरी चैनल वगैरह पे, या फिर ऐसे भी मूवीज वगैरह में भी, हॉलीवुड की कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जिसमें ना आपको कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे, जरूर देखा होगा आपने, गारंटी के साथ, ठीक है। तो ये जो आपको व्यू दिखता होगा, ठीक है, तो ऐसा व्यू देखा है आपने? जरूर देखा होगा, देखा है ना? ऐसा व्यू देखा है आपने? मैम कोरल से ही। हाँ, दिख रहा है आपको। लेकिन अब अगर इसके साइड में थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट करें ना, जैसे यहाँ ये वाला पोर्शन देखिए, तो आपको फिशेस देखने नहीं बोल रही मैं, फिश को नहीं देखना है, नीचे जो ये ऐसे बैठा हुआ है ना, ऐसे रॉक सरफेस टाइप से, उसको देखने बोल रही हूँ। जैसे इसके नीचे देखिए यहाँ पर,
तो होता ये है कि इसी कैटेगरी में कोरल्स आते हैं। स्पॉन्जेस को, सॉरी, जो सिलेंट्राटा है उनको कौन बिलोंग करता है यहाँ पे? आपको कोरल्स। कोरल्स की ये खासियत है कि इसके पास एक्सटर्नल कोटिंग में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंट होने की वजह से ये ऑर्गेनिज्म अगर डेड भी हो जाए तो डेड होने के बाद भी ये क्या करेगा? एक्यूमुलेट होता जाएगा, होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। फिर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इसको कोरल रीफ कहते हैं, REEF। और अगर फ्लोरल करेंगे तो कोरल रीफ्स हो जाता है। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? हम लोग इसको कोरल रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोरल रीफ कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ स्पेलिंग ऊपर लिख देंगे स्काई कलर में, मतलब ब्लैक से एटलीस्ट थोड़ा तो दिख ही जाएगा। इसको हम लोग कोरल रीफ कहते हैं। वर्ड है, अगर आपने सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपने सीख लिया एक नया वर्ड। इसको हम लोग कोरल रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? कोरल रीफ कहते हैं। याद रहेगा, इसको हम लोग यस मैम। कोरल रीफ। ठीक है, तो कोरल रीफ टर्म जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? आपसे पूछा जाएगा सिलेंट्रेटा। पॉलीफेरा, सिलेंट्राटा, किससे जुड़ा हुआ है? तो क्या बोलेंगे? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्राटा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? कॉपीराइटेड टू वन एंड ओनली सिलेंट्राटा। ठीक है, चलिए, तो ये कोरल रीफ देख लिया आपने। तो ये क्या था? एक कोरल रीफ है। कौन बनाएगा? कोरल्स बनाएंगे। क्यों बनाएगा? क्योंकि इसकी एक्सटर्नल कवरिंग जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से बनाएगा ये। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे क्या है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी आपको शो करके रखा है। ठीक है, एक अनोखा जो यहाँ पे आपको फेनोमेना देखने को मिलेगा, जिसको हम यहाँ पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो बोलते हैं, लेकिन वो मेटाजेनेसिस होता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? मेटाजेनेसिस कहते हैं। अच्छा, अगर हम इंग्लिश में नॉर्मली ऑल्टरनेशन की बात करते हैं तो क्या मतलब होता है इसका? मैम इंग्लिश में क्या? अगर हम ऐसे ही बोलें, ऑल्टरनेशन का मतलब है कि कोई चीज लगातार कंटिन्यूएशन में नहीं चलेगा, लगातार फ्लो में नहीं चलेगा। वहां पे क्या है, किसी न किसी चीज का ऑल्टरनेशन हो रहा होगा, किसी न किसी चीज का क्या हो रहा होगा? ऑल्टरनेशन जरूर हो रहा होगा, गारंटी के साथ हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल ये उठता है और यहाँ भी ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम इन सिलेंट्राटा के बारे में सोचना स्टार्ट करें तो किस चीज का यहाँ पे ये ऑल्टरनेशन करेगा? तो ये जो यहाँ पे ऑल्टरनेशन करता है, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का करता है। किसका करता है ये? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का करेगा। सेक्सुअल और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये आपस में एक दूसरे को यहाँ पे क्या करते हैं? ऑल्टरनेट करते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में शो करती हूँ आपको। देखिए, ये ड्रैग नहीं हो रहा था तो मैंने ये स्क्रीनशॉट ही ले लिया। यहाँ पे कुछ हो ना हो, बट आपको एक ना ब्लड सा बेसिक डायग्राम जरूर दिख रहा होगा, इसे समझा देती हूँ आपको। ठीक है, एक फॉर्म है जिसका नाम है पॉलिप, POLYP। पॉलिप को बोला जाता है रॉड लाइक। और मेडुसा का प्लूरल मेडुसी होता है, मेडुसा भी हम लोग बोलते हैं। जो अम्ब्रेला लाइक होता है उसको हम लोग मेडुसा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? मेडुसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलिप है ये मेडुसा को फॉर्म करेगा, और ये मेडुसा जो है ये पॉलिप को फॉर्म करेगा। मेडुसा क्या करेगा? पॉलिप को फॉर्म करेगा। तो सवाल ये उठता है कि फिर यहाँ पे ऑल्टरनेशन किसका हो रहा है? पहली बात तो ये है कि दोनों का शेप भी अलग अलग तरह का है, यहाँ पे दोनों दिखते भी अलग अलग तरह के हैं। पॉलिप जो है ये रॉड लाइक अपीयरेंस देता है, और मेडुसा जो है ये अम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस देता है। ठीक है,
ये पॉलिप जो है मेडुसा को जो फॉर्म करेगा तो असेक्सुअली फॉर्म करेगा, मेडुसा जब पॉलिप को फॉर्म करेगा तो सेक्सुअली फॉर्म करेगा। ठीक है, ये दोनों डायग्राम जो है ये आपकी एनसीईआरटी में भी यहाँ पे दे रखा है, बस एक साइकिल इसमें बनाने भर की दे रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक बेसिक जो आपको है वो देखिए बताया जा रहा है। अब पॉलिप फॉर्म का आपको एग्जाम्पल यहाँ पे किसका दिया जा रहा है, ये एडाम्शिया है। क्या है ये, एडाम्शिया है। और मेडोसा फॉर्म का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे किसका दिया जा रहा है आपको, ऑरेलिया का दिया जा रहा है। ये देखिए ऐसे छाते की तरह अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है इसका, तो ये ऑरेलिया है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट तो आप आसानी से बना सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आए। मैम वो डायग्राम थोड़ा एक बार दिखाएगा? कौन सा, अच्छा ये, हाँ ये रफ वाला जो लिया था, है ना। इसको रिप्रेजेंटेशन के यस फॉर्म में कॉपी में लिख सकते हैं, बस कुछ नहीं, साइकिल बना देना और कुछ नहीं करना। अच्छा है, ये ड्रैग नहीं हो रहा था तो मैंने बोला प्रैक्टिस समझ तो आ ही जाएगा, लिखा हुआ तो दिख ही रहा है। ठीक है, बस आपको याद यहाँ पे इतना रखना है कि यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का क्या हो रहा है, ऑल्टरनेशन हो रहा है। ठीक है, हो गया ये, आगे चले हम लोग। यस मैम। देखिए अब इसको समझने का क्या क्या बेनिफिट हुआ सो भी देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास है कि इसके पास दो बेसिक फॉर्म है, पॉलिप और मेडुसा। इसमें से रॉड लाइक कौन है, पॉलिप या मेडुसा? रॉड लाइक पॉलिप। कौन सा है इसमें? ठीक है, वेरी गुड। अम्ब्रेला लाइक कौन है? मेडुसा। मेडुसा। ठीक है, तो इसमें मजे की बात ये है कि पॉलिप जो है वो सिसाइल है, कहीं पर स्टिक होके बैठा रहेगा। और सिलिंड्रिकल फॉर्म जो यहाँ पे क्या है, दैट इज हाइड्रा एडाम्शिया। और दूसरे के बारे में, मेडुसा के बारे में जब यहाँ पे बात करी जाती है तो ये कैसा है, ये अम्ब्रेला शेप है। कैसा हो जाएगा, ये अम्ब्रेला शेप हो जाएगा। लेकिन मेडुसा जो है वो फ्री स्विमिंग है। तो क्या आपको सीखने को मिला, इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग है, इनके जो रहने का तरीका है वो भी अलग है। ठीक है, तो ऑरेलिया जो है, अभी अभी जो आपने अम्ब्रेला लाइक ऑरेलिया आपने देखा, उसी को हम लोग जेलीफिश भी कहते हैं। और जेलीफिश जो है, तो जेलीफिश की क्या खासियत होती है, आपने ऐसे नॉर्मली भी लोगों को बोलते हुए सुना होगा। ठीक है, तो इसमें 99% क्या होता है, वाटर होता है, तो जिसकी वजह से हमने इसका नाम ही जेलीफिश रख रखा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन फिर एक सवाल यहाँ पे ये उठता है और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि ये जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, या ये जो आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मेटाजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मेटाजेनेसिस बोलते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी याद रखनी है कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब किसमें होगा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब एनिमल किंगडम में, फाइलम निडेरिया में या सिलेंट्राटा में आपको देखने को मिलेगा, उसको हम मेटाजेनेसिस, आपको सीधा ये भी आपको बता देती हूँ, टीचर्स सब्जेक्टिव एग्जाम में क्या पूछते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेटाजेनेसिस एंड मेटामॉर्फोसिस, जानबूझ के पूछते हैं वो। 99% बच्चों को दोनों टर्म में कंफ्यूजन होती है, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, कौन सा स्टूडेंट बताएगा मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? देखिए मैंने आपको ना पिछली क्लास में जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट सिखाया था, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट सिखाते वक्त मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर आप एम्फीबियंस को देखते हैं तो एम्फीबियंस की क्या खासियत है कि वो
एक लार्वल फॉर्म शो करता है जो कि एडल्ट जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता, याद है आपको? ठीक है, तो ठीक उसी यस मैम। तरीके से यहाँ पे क्या है, आपके पास दूसरा टर्म जो है वो मेटामॉर्फोसिस है। तो मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे बोलने का ये मतलब हो गया कि जब कोई लार्वा एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, कोई टर्म देंगे हम उसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कि बिल्कुल शॉर्टकट में शॉर्टेस्ट बता रही हूँ आपको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू, इससे छोटा क्या हो सकता है बताइए, इनटू एन, ये ऐसे क्यों हो रहा है? अच्छा बैकग्राउंड वाइट कर दिया, इनटू एन एडल्ट is known as मेटामॉर्फोसिस। याद रहेगा आज के बाद? क्रिस्टल क्लियर है सबको? यस मैम। मतलब जब एक लार्वा अपना रूप रंग बदल के एडल्ट जैसा वापस दिखना स्टार्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, लेकिन मेटाजेनेसिस जो है वो अभी अभी आपने अल्टरनेशन ऑफ देखा, जनरेशन। यस, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन निडारियम, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और अपना एक्सप्लेन कर दीजिएगा नीचे में एक लाइन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन निडारियम। अब ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? मैंने फॉर्मेट आपको सिखा रखा है पिछली क्लास में कि लिखना कैसे एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसलिए मैं पूरा फॉर्मेट नहीं लिखूंगी क्योंकि आपको समझना अभी सबसे ज्यादा जरूरी है और टाइम सेव करना भी जरूरी है। तो क्रिस्टल क्लियर आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल जीरो लेवल का। मैंने आपको फॉर्मेट जो है वो पिछली क्लास में सिखा रखा है कि ऐसे नोट्स जो है वो जिंदगी भर काम आते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म में। और ये इतना ज़्यादा लेंथी हो जाता है हर एक फाइलम अपने आप में कि आपको स्टेटमेंट बनाने का समय है ही नहीं। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में जैसे मैंने आपको पॉलीफेरा का सिखाया था, अब इसमें क्या करेंगे, निडारिया है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन निडारियंस में क्या हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्पॉन्जेस के बारे में जैसे हमने लिखा तो आप एक लाइन अपने से ऐड कर सकते हैं, Cnidarians are identified by the presence of a specific tentacle। ठीक है, तो वहां पे माउथ इज प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टकट वाले पॉइंट्स किसके हो जाएंगे, निडारियंस के हो जाएंगे। आपको समझ आ रहा है? तो मैं लिखने में तो अब नहीं टाइम वेस्ट करूंगी, एक मैंने आपको फॉर्मेट सिखा दिया था ताकि आपको समझ आए कि आपके एग्जाम में कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और मेटाजेनेसिस बताने के बाद फिर देखिए जो अभी डायग्रामेटिकली आपने सीखा, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी दिया जा रहा है कि पॉलिप जो है वो मेडुसा को असेक्सुअली बनाएगा, लेकिन मेडुसा पॉलिप को कैसे बनाएगा, तो सेक्सुअली बनाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है इसका। अब हम लोग ना इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जो है, तो पहले अगर फर्स्ट ऑफ ऑल किसी बच्चे को बोले फिजालिया, डैम्शिया, पेनाटुला, गोर्गोनिया, मिंड्रीना, बच्चों को लगे क्या हमें याद करने को दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इनके ना इमेजेस को देखने के बाद ये आसान हो जाता है आपके लिए। कैसे आसान हो जाता है, मैं उसका रीजन भी बताती हूँ आपको। तो इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि इनका जो नाम है और इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिलता जुलता है। तो वो मिलता जुलता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिजेलिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिजेलिया को जब आप लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो फिजेलिया का स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ये फिजेलिया है ये। ठीक है, सवाल ये उठता है कि हम लोग पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। मतलब बहुत दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि मतलब युद्ध जो है, युद्ध में ऐसे लड़ने के लिए कोई इंसान कैसे जैवलिन वगैरह लेके खड़ा होता है, तो झटके से रिप्रेजेंटेशन। अब मेरा बोलने का क्या मतलब है, जैसे कैसे हम लोग मेल का अगर सिंबल बनाते हैं तो एक ऐसे सर्कल बना के और ऊपर ऐसे करके ऐसे हम लोग एरो दे देते हैं, तो ये मेल थोड़ी हो गया, नहीं। हमारी रिप्रेजेंटेशन की बात यहाँ पे करी जा रही है। तो ये सिंबल आखिर आया कहाँ से, तो ये सिंबल कहाँ से आया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो सोल्जर्स ऐसे जैवलिन लेके खड़े थे ना,
तो किसी ने बोला हम क्या करते हैं उसको बनाते हैं, तो इतनी जल्दी तो कोई बना नहीं सकता, तो मेल का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, ऐसे आ गया। आजकल तो डिओड्रेंट्स वगैरह पे भी बने होते हैं, जो शोरूम एक्सक्लूसिव और मेन होता है उसके ऊपर भी बना होता है, ठीक है। हालांकि ये एक एग्जाम्पल था, इसको यहाँ पे नहीं चिपकाना आपको। तो बोलने का क्या मतलब है, वैसे मोटे तौर पे अपीयरेंस वाइज जो है, इस फिजालिया का नाम हमने यहाँ पे क्या लिखा है या क्या रखा है, हमने पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर रखा है, ठीक है। तो ये फिजालिया है, ये क्या है, ये फिजालिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजालिया कहते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके पास क्या है, फिजालिया का है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है, ये सी एनिमोन है। ये एक स्पेशल पॉइंट आपको बताऊंगी ये सी एनिमोन के बारे में, ठीक है। अभी तो नहीं, इंटरेस्टिंग है, और सुनने के बाद ऐसा भी नहीं मुझे लगता कि कोई ऐसा बच्चा है जो बोले नहीं नहीं हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो हमारे ब्रेन में नहीं जा रहा है, हमारे लिए एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे, कभी नेचर में कोई आपने ऐसा एग्जाम्पल देखा है कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ ऐसे एसोसिएटेड है कि एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ऐसा देखा है कभी आपने? कभी सुना है अपने नेचर में ऐसा कोई एग्जाम्पल? मैम सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोसिस में दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यस। आपने एग्जाम्पल लिया मैम सिम्बायोसिस वैसा का, मैं एग्जाम्पल उसी तो का नहीं उल्टा, पता वैसे। ऐसा एग्जाम्पल आपको तो नहीं पता, ठीक है। नो मैम। इस साल के 2022 में नीट में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ना ये बहुत, अब ये पता है कि क्या है, ये सी एनिमोन का टेंटिकल है ये, ठीक है। ये क्या है, ये सी एनिमोन का टेंटिकल है। अब ये सी एनिमोन के टेंटिकल के अंदर जब ये फिशेस जो है ना छोटी छोटी, इनका नाम क्लोन फिश है, CLOWN, क्लोन फिशेस कहते हैं, ठीक है। नाम नहीं याद रहे वो वैसे भी आपको आगे जाके याद आ जाएगा। बताने का क्या मतलब है, ये फिशेस जो है ये प्रोटेक्शन लेने के लिए या कि इसके टेंटिकल्स में हाइड हो जाती हैं, और ये जब फिशेस आके इसके टेंटिकल्स में हाइड हो जाती हैं, तो अब आपकी बॉडी के ऊपर अगर एक मॉस्किटो, एक मच्छर बैठता है, अगर वो आपको ना काटे तो आपको पता चलता है कि वो बैठा है आपकी बॉडी के ऊपर? कई बार ऐसा नो होता मैम। होगा, आपके फेस यस के ऊपर मैम। बैठा होता है, सामने वाला बताता है तुम्हारे फेस पे मच्छर बैठा हुआ है, बोलते हैं ना कई बार ऐसा, है ना। तो ठीक उसी तरीके से बहुत छोटी छोटी फिशेज हैं, लाइट वेटेड फिशेज हैं, तो ये खुद के प्रोटेक्शन के लिए हाइड हो गई इसके अंदर। लेकिन ये जो है ना, ये सी एनिमोन जो है, इसको ना तो कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है, ना फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है, ठीक है। ऐसे रिलेशनशिप को नेचर में जब कभी भी देखा जाए तो उसको कॉमेंसलिज्म का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है इसको? कॉमेंसलिज्म का नाम दिया जाता है। तो बच्चों को मैं याद रखने के लिए क्या सिखाती हूँ कि तुम लोग एक काम करो, इतना रखने से अच्छा है कि सिर्फ इतनी सी बात याद रख लो कि ये क्या होगा, ये ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में इसको याद करना है, ये प्लस जीरो, कॉमा भी डाल देते हैं बीच में, इसको हम लोग, और ऐसे यही क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि टू ऑर्गेनिजम्स आर एसोसिएटेड विद each other in that manner that you have to provide plus symbol to one organism and zero symbol to another organism, then name that relationship। आपको नीचे चार ऑप्शन दिया हुआ था, म्यूचुअलिज्म, कॉमनसलिज्म, एमेंसलिज्म, तो क्या टिक करना है आपको? कॉमनसलिज्म। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या करते हैं, कहते हैं, ब्रैकेट डाल देती हूँ, कुछ अजीब सा लग रहा है देखने में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम लोग प्लस जीरो रिलेशनशिप कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसको? प्लस जीरो रिलेशनशिप। अब याद रहेगा? यस मैम। कोई बहुत ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है इसके अंदर, इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लस जीरो। ये जो प्लस जीरो रिलेशनशिप है ये अनोखा एग्जाम्पल है, आपको कई जगह और देखने को मिलेगा, बट अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, बहुत बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है। ये याद रहेगा आपको, दैट इज प्लस जीरो रिलेशनशिप। तो ऐसा आपने अभी तक नेचर में कहीं सुना नहीं था, बट आपको सुनने को मिल गया।
तो कौन शो कर रहा है? ये सी एनिमोन क्या है? ये सी एनिमोन जो है ये निडेरिया को बिलोंग करता है, और फिशेज तो खैर फिशेज है ही। ठीक है, काफी बढ़िया, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना कुछ नहीं, आपको याद रहता है वही बहुत बड़ी बात है आपके लिए। Yes, ma'am. चलिए, अब इसके बाद सी एनिमोन की बारी आई थी ना, तो मैंने ये एग्जाम्पल बताया आपको। मैंने इतनी कहानी क्यों सुनाई पता है आपको? मैंने इसलिए इतनी कहानी सुनाई ताकि याद हो जाए कि ये जो निडेरिया है इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके पास क्या है, सी एनिमोन है। याद रहेगा सबको? ठीक है, तो ये सी एनिमोन भी आपने Yes, न्यू ma'am. एग्जाम्पल में सीख लिया है। ठीक है, और इसके अंदर जो सी एनिमोन है ये फिशेस के साथ जो रिलेशनशिप शो करता है उसको हम नाम क्या देते हैं? कॉमेंसलिज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कैसा लग रहा है देखने में, ये क्या बोलेंगे? कैसा लग रहा है देखने में? देखिए एक बार इसको ध्यान से। मैम पीछे से वर्टिब्रा लग रहा है। अच्छा, आपके रियल लाइफ में कोई ऐसी चीज है जो इसको को रिलेट करता है? मैम पेन की जैसा है क्या? पहले पुराने जमाने में ना, जब बहुत मैम सारी फेदर मूवीज फेदर। वगैरह नहीं आती, जोधा अकबर वगैरह, वैसे वैसे, तो उसमें लिखने के लिए ऐसे इसका इस्तेमाल नहीं करते? इसका याद Yes, आया? ma'am. Yes, ma'am. मैम फेदर है। Yes. मतलब इसी दवात में डाल के इसी से तो लिखते थे ना पहले, है ना? तो इसको ना Yes, ये ma'am. सही में इसकी वजह से इसका नाम सी पेन ही रखा गया है। और ये पेनेटुला है। ये क्या है? ये पेनेटुला है। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी बच्चे को बोलूं जाओ इतना एग्जाम्पल याद करके आओ, तो आप बोलेंगे हम कैसे याद करेंगे, ये बहुत देखने में हैरेसिंग सा लग रहा है। नहीं, अगर पहली बार मैं बोलूं कि चलो 5 मिनट का समय दे रही हूँ, इसको याद करके सुनाओ, तब आप बोलेंगे। अब जैसे फिजेलिया है, याद हो गया आपको। सी एनिमोन है, मैंने आपको एडेम्शिया के रिगार्डिंग इतनी कहानी सुनाई कि याद तो होना ही है। ठीक है, थोड़ा सा बस क्विक रिवीजन कर लिया करेंगे टाइम टू टाइम। अभी आपने पेनेटुला देखा, इस बेचारे के तो नाम में ये आगे पेन लगा हुआ है, पेनेटुला है, ये सी पेन है। ये क्या है? ये सी पेन है। तो जिसकी वजह से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये देखने में कैसा लग रहा है, तो आपने बोला, मैंने अभी आपको दिखा भी दिया, तो ये सी पेन है। ये कैसे, क्या नाम है इसका? सी पेन है। तो जितना सीखना जरूरी है उतना ही पहचानना भी जरूरी है, क्योंकि पहचानने से क्या होता है, चीजें याद होती हैं आपको। कैसे? अब मैं आपको एक कोई न्यू रिलीज मूवी है, मैं उसकी स्टोरी सुनाऊं आपको, बोलो नहीं नहीं तो जो है ना, तुमको देखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप फिर भी आप वापस जाएंगे देखने के लिए, क्योंकि किसी चीज को रिकॉग्नाइज करने से वो जल्दी याद होता है। ये आपको भी पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत तो है नहीं। अच्छा, ये कैसा लग रहा है देखने में? Fan जैसा लग रहा है. जो पंखा मैम चलता है फैन ना, की वो तरह। पंखे की तरह नहीं लग रहा आपको? फैन की तरह नहीं लग रहा? ये Yes, लग ma'am. रहा है ना? तो इसका नाम ना, ये गुर्गोनिया है, ये सी फैन है। इसको क्या कहते हैं हम मैम लोग? ये हैंड सी, फैन की तरह है. हाँ, हैंड फैन की तरह लग रहा है, तो इसको हम लोग सी फैन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? सी फैन कहते हैं, याद रहेगा। ठीक है, अब एक और आपके पास बहुत ही मतलब बहुत उम्दा, बहुत मस्त, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये कैसा दिखा? मैम ब्रेन की तरह लग रहा है। हाँ, लग रहा है ना ऑक्टोपस के बहुत, ब्रेन की मतलब तरह. इसके सारे एग्जाम्पल देखने के बाद ना, मैम ब्रेन कोरल से। हाँ याद हो गया। मैंने क्या बोला था? मैंने शुरू में ही बोला था, अभी टफ लग रहा होगा सुनने में, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे इसके सारे एग्जाम्पल, तो अब एक चीज बताइए, आप एग्जाम में लिख रहे हैं और बच्चा अगर एग्जाम्पल लिख रहा है ब्रेन कोरल, अगर मान लीजिए मंड्रीना भूल गए अलग से, हालांकि याद हो जाएगा 2-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद, क्या याद हो जाता है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसके अंदर। लेकिन अगर क्या लिख रहे हैं आप? ब्रेन कोरल, ठीक है, सी फैन, फिर सी पेन,
फिर मैंने आपको इतना लेक्चर, इतनी एक्सप्लेनेशन दिया है सी एनीमोन, तो इतना लिखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कहीं पे मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश होती है। अब वापस देखिए, वापस आपके एनसीईआरटी बुक में आते हैं, क्योंकि आप ये जो सारे मेंबर्स आप इनको पहचान चुके हैं। आप फिजेलिया को पहचान चुके हैं, दैट इज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। नीट के एग्जाम में क्या पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर? आंसर इज, आपको ऑप्शन में सब लिखा रहेगा, फिजेलिया, ठीक है। पेनेटुला, क्योंकि बच्चे पकड़ लेते हैं, पेनेटुला सी पेन इसके नाम में ही है, तो ये आज तक नहीं पूछा गया है। सी फैन का पूछा जा चुका है, गोर्गोनिया, सुन के कोई बता नहीं सकता कि ये सी फैन होगा। मिंड्रीना इज द ब्रेन कोरल, मिंड्रीना इज द ब्रेन कोरल, ठीक है। तो मैंने आपको निडारिया जो है वो पूरा का पूरा याद करा दिया। अगर आपको इतने पोर्शन तक में या इतने पार्ट में अगर कोई डाउट हो आपको, तो मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए। अगर इतने में से ऐसा लगता है कि नहीं, हमें समझने में कोई दिक्कत आ रही है, हमें और अच्छा समझना है, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। मैम क्लियर है। चलिए, अब मैं आपको ना नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट कराने जा रही हूँ, दैट इज टिनोफोरा। इसलिए स्टार्ट करा रही हूँ कि छोटा सा है, ऐसा नहीं है कि मैं इतना ज्यादा आपको हैरेस कर दूं, आप बोले इतना ज्यादा कैसे हम याद करेंगे। इतने आसान है, बहुत ही। अब तो प्रॉम्प्ट हो गया, अब तो आप एक्टिव हो गए लिखने में, महारत हासिल हो गई आपको। एनिमल किंगडम मेरे पढ़ाने के बाद ना बच्चे का एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटता है, ठीक है। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको ना समझने में ही दिक्कत है, ना लिखने में ही दिक्कत है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टिनोफोरा के बारे में। यहाँ पे सी साइलेंट है इसके प्रोनाउंसिएशन में, टिनोफोरा, ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये आपको यहाँ जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या सिमेट्री हो सकती है इसकी? मैम रेडियल सिमेट्री, बिल्कुल। सभी प्लेन पे सिमेट्री काट कैसी सकते हो सकती है? हाँ, आपको रटना नहीं है, इस डायग्राम को ब्रेन में प्रिंट कर लेता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो गया रेडियली सिमेट्रिकल, कोई दिक्कत? अब आपने किसी के मुंह से बोलते हुए नहीं सुना होगा कि भाई कोई फिश वाला कोई मछली बेच रहा है, वहाँ वेस्ट बंगाल में तो बहुत चलता है, आप लोगों को इधर फिश फिश फिश, है ना। हम लोग यहाँ जैसे चावल दाल खाते हैं, आप लोग वहाँ पे मछली चावल खाते हैं, है ना। तो फिश आपने कभी किसी फिश बेचने वाले को बोलते हुए सुना है भाई ये तीनों कोड़ा भी लेते जाइए साथ में? नहीं ना। तो कभी आपने बोलते हुए नहीं हैं। सुना होगा। तो जिसकी वजह से आपको ये बात समझ आएगी, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। ये आपको गलती से भी घूमता फटकता हुआ इसका कोई भी मेंबर फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये सही में बेचारा कैसा दिख रहा है, ये वॉलनट की तरह दिख रहा है। इसको हम लोग, कॉमन नेम इज सी वॉलनट, और कॉम्ब जेलीज कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। हैबिटेट इज एक्सक्लूसिवली मरीन लिखना जरूरी है। सिमेट्री आपको दिख रहा है यहाँ पे रेडियली सिमेट्रिकल। निडारियंस भी डिप्लोब्लास्टिक थे, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन यहाँ पे जो निडारियंस थे उसके पास भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, इसके पास भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। अब जब हम तीनों फोरा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज है जो इस डायग्राम में बहुत अच्छा क्लियर तो नहीं है, जो यहाँ पे 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स लिखा है ना, वो आप एक बार देखेंगे, उसका व्यू देखेंगे, जैसे कैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल्स याद करा दी, तो ठीक उसी तरीके से जब आप इसका व्यू देखेंगे, आप इसका इमेज देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। और एक और इसका फीचर है कॉपीराइटेड, जिसको कि बायोलुमिनेसेंस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जब भी किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप देखेंगे, तो ये देखिए एक एग्जांपल हम लोग के पास है यहाँ पे। अब इस इमेज की ये खासियत है कि अंधेरे में अगर लिया भी गया है तब भी ये ऑर्गेनिज्म ग्लो शाइन कर कर रहा रहा है। हाँ, शाइन करता दिख रहा है सबको। है। यस। इजीली आपको पता चल रहा होगा कि हाँ ये ना लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो रो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसमें यहाँ पे छोटा 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 सीलिया दिख रहा होगा आपको, ये जो कि उस डायग्राम में बहुत अच्छा क्लियर नहीं है। तो ये जब रो आपको ऐसे दिख रहा है, इसको जब काउंट करना स्टार्ट कीजिएगा ना, 1 2 3 4 5 6
7, मतलब ऐसे ऊपर से ऐसे दिख रहा है रफ में आपको, बट ये 8 ही होगा। तो बोला जाता है, हम लोग इसके लिए क्या बोलते हैं, 8 सिलिएटेड रोज। कितने रो हैं इसके पास, 8 हैं। कैसा है वो, फ्लैजिलेटेड है या सिलिएटेड है? सिलिएटेड है। कैसा है वो, सिलिएटेड। सिलिएटेड है। तो ये आपने इस इमेज को देखा, इससे आपको ऑटोमेटिकली क्रिस्टल क्लियर हो गया। ठीक है। दूसरी बात, जब आपने 8 सिलिएटेड रो देखा तो उसको हम लोग, अब सीलिया 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 प्रेजेंट होगा तो कॉम्ब जैसा तो दिखेगा ही, तो उसको हम लोग नाम ही क्या देते हैं यहाँ पे, कॉम्ब प्लेट। ठीक है। क्या काम है इसका, तो सीलिया जब कभी भी वर्ल्ड में कहीं भी पाया जाता है, क्या काम होता है उसका, अगर कहीं किसी लोकोमोशन ऑर्गेनिज्म, के लिए हेल्प करता है। हाँ लोकोमोशन के लिए हेल्प करेगा। क्या करेगा वो, लोकोमोशन के लिए हेल्प करेगा। डाइजेशन, निडेरियंस में भी एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर बोथ था, इसके पास भी एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर बोथ। और एक, अभी जब मैंने आपको बोला ना कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन निडेरियंस में भी टिश्यू लेवल था, इसमें भी टिश्यू लेवल है, तो हम क्यों बोले कॉपीराइटेड फीचर है, नहीं। फिर मैंने आपको बोला डाइजेशन, उसमें भी एक्स्ट्रा सेलुलर था, इसमें भी इंट्रा सेलुलर, तो कौन सी नई बात हो गई, वहां भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। ठीक है। लेकिन ये जो बायोलुमिनेसेंस का फीचर है, ये बायोलुमिनेसेंस का फीचर और आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा इस एनिमल किंगडम में। ये बायोलुमिनेसेंस का फीचर जो है, ये किसमें देखने को मिलता है, आपको इस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बायोलुमिनस, ल्यूमिनस मतलब क्या होता है, विच हैज इट्स ओन लाइट। ल्यूमिनस, जैसे कंपनी आती है ना बैटरी वैटरी बनाने वाली, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के अपना नाम जो ल्यूमिनस लिखा है। ल्यूमिनस कि इंग्लिश में अगर लिटरल मीनिंग हम निकालें, एनीथिंग विच हैज इट्स ओन लाइट। जैसे कैसे सन को हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस, कहते हैं ना, तो यहाँ पे हमने उसको उठा के यहाँ पे बायो लगा दिया, तो बन गया ये बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, लाइट एमिट करता है। ठीक है। तो ये आपको लिख भी रहा है कि इज वेल मार्क्ड इन सीनोफोर। जब हम यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे तो ये क्या करेगा, अब इतना बैकवर्ड कैटेगरी आप पढ़ रहे हैं कि अभी आप बहुत आगे नहीं बढ़े हैं, आपने सिर्फ पॉलीफेरा पढ़ा, सिलेंट्रेटा पढ़ा, और ये 3rd नंबर पे टीनोफोर आप पढ़ रहे हैं। तो इसके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि यहाँ पे सेक्सेस क्या हो, सेपरेट हो। एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेगा, मेल और फीमेल दोनों गेमेट बनाएगा। लेकिन इतना बैकवर्ड होने के बावजूद भी इतना एडवांस हो गया कि ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है। कौन, टीनोफोरा। फर्टिलाइजेशन क्या है इसका, एक्सटर्नल है, मतलब बॉडी के बाहर होगा। अच्छा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा, लार्वल इनडायरेक्ट, स्टेजेस। लार्वल स्टेज। मतलब इनडायरेक्ट आपने सुना नहीं कि ऑटोमेटिकली आपको बोल देना है कि लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट। ठीक है। और 2 एग्जाम्पल हैं इसके। सबसे पहली बात, तीनों फोरा है ना, तो तीनों प्लाना तो इसी से याद कर लीजिएगा। तीनों प्लाना क्या है, आपको इसी से याद कर लेना। ठीक है। अभी मैंने है ना तीनों फोरा का, तो ये तीनों प्लाना है। ये देखिए, जो एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझा रही थी ना, ये क्या है, ये यही तीनों प्लाना है। ठीक है। और इससे बहुत ज्यादा डिफर नहीं करेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पे, दैट इज नहीं, ये तो फ्लूरो। स्पेस की तरह दिख रहा है। हाँ, फ्लूरो ब्रेथ। देखिए, थोड़ा और ज्यादा जली लाइक दिखता है फ्लूरो ब्रैकिया जो है, ये है। अंधेरे में तब है कि ये ग्लो करेगा। ये बहुत सारे इमेजेस है, एक अकेला नहीं है, आप खुद भी इंटरेस्ट के तौर पे देख सकते हैं। आसान है समझने में, दोनों लमसम मिलते जुलते ही हैं। अब एक, दोनों क्या है, लमसम मिलते जुलते ही हैं। तो आपको इसके 2 एग्जाम्पल्स जो है वो याद रखने हैं। एक है प्यूरोब्रैकिया और एक है टीनोप्लाना। ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग फटाफट, मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। मैम इसको हर्माफ्रोडाइट कह सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसमें सेपरेट नहीं है ना, इसलिए बिल्कुल इसके विद इन ब्रैकेट आप हर्माफ्रोडाइट डाल सकते हैं। ठीक है। और कोई ओके मैम। डाउट, हाँ, और नो कोई डाउट। अच्छा, तो क्वेश्चन का फटाफट आंसर कीजिए, 2-3 मिनट का समय जाएगा आपका। सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीज किनको कहते हैं, अभी आपको बहुत आसान लगेगा, तीनों किसको कहते हैं, तीनों फोरा को। लेकिन जब आपको 4 फाइलम का नाम लिखा जाएगा ना आगे जाके, तब जाके कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। ठीक है। हाउ मेनी रोज ऑफ सिलिएटेड प्लेट्स आर प्रेजेंट इन टीनोफोरा,
8 rows. 8 8. ठीक है. Which phylum possesses the property of bioluminescence? टीनोफोरा Ctenophora. ठीक है. Give examples of Ctenophora. Pleurobrachia and Ctenoplana. यूरोब्रैकिया टीनोप्लाना ठीक है, very good. And what is the symmetry in the Ctenoplana? Radial symmetry. रेडियल सिमेट्री रेडियल किसी का भी एग्जांपल लिखा जाए, जब टीनोफोरा में आप बेसिक पढ़ ही रहे हैं कि रेडियल है तो सब में क्या होगा, रेडियल होगा. हाउ मेनी बॉडी जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट इन प्लूरोब्रैकिया? How many? हाउ मेनी बॉडी जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट इन प्लूरोब्रैकिया? मैम 2. डिप्लोब्लास्टिक हाँ, इसीलिए. मैंने आपको इनडायरेक्ट वे में पूछा बिकॉज दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक मीन्स एंडोडर्म मैम only एंड ectoderm and एक्टोडर्म. endoderm. Endoderm, only 2 layers will be there. ठीक है. Digestion, type of digestion, Intracellular and extracellular both. both intracellular and extracellular. ठीक है, एक्सट्रा हो गया ये. अब यहाँ तक की पोर्शन में जो मैंने आपको आज की क्लास में एक्सप्लेन करा है, वहां तक में कोई डाउट किसी को? क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am. यस मैम